हेलो एवरीवन, आर्मी सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन है और इसमें हिस्ट्री तथा और भी मिसलेनियस क्वेश्चन दिए गए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है जो क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन जो होंगे वो जो है पिछले जो टेस्ट कराया गया था उस पे स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा होगा, तो उसी का आंसर हम करवाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला में पुनर्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, तो इसमें आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जैमिनी राय। ओके, जैमिनी राय होगा, जैमिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में मंसूर था, वो क्या था? वो महान जो था वो किस चीज में था, उसका कार्य क्या रहा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा चित्रकार था, वो एक चित्रकार था। ओके, तीसरा नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? किस शैली पे आधारित है? तो किशनगंज जो शैली है, किशनगढ़ शैली है, उस पे आधारित है बनी ठनी। और ये क्या है? एक पेंटिंग है, महिला की पेंटिंग बना हुआ है। और किस शैली पे? तो किशनगढ़ शैली पे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है और भी एग्जाम में। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू एवं इसके उत्पादन की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन है? और ये कार्बन न्यूट्रल भी देश है, तो इसका नाम बताएं आप, क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, तंबाकू। ओके, तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए, तो भूटान इसका राइट आंसर होगा। दिसंबर 2004 में तंबाकू एवं इसके उत्पादकों की बिक्री पर पाबंदी लगाकर ऐसा करने वाला भूटान विश्व का पहला देश था। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? कौन सा उपयुक्त हो सकता है? ठीक है, जो जीवन के लिए जो शर्तें हैं या जीवन के लिए जो आवश्यक मापदंड है, वही जो पृथ्वी पे आवश्यक मापदंड है वो इनमें से 4 जो ऑप्शन दिया है, तो 4 ऑप्शन में से किसी एक का आंसर होगा। वह जो है जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त ग्रह है। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मंगल ग्रह। ओके, हाल ही में साइंस जर्नल नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार नासा के वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की सतह के नीचे लवणीय जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। मतलब जीवन के अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ओके, वैज्ञानिकों के अनुसार लवणीय जल में इतनी ऑक्सीजन उपस्थित है जो सूक्ष्म जीवों के जीवन के लिए पर्याप्त होगी। इसके पूर्व शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर पहली बार एक विशाल भूमिगत झील को खोजने का दावा भी किया था। ओके, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर बताना है कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया। ओके, और ये क्वेश्चन आ चुका है 53 से 55 बीपीएससी में, तो इसे ध्यान रखना होगा। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है और यह सहज प्रकार्यों को नियंत्रित करती है। अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ बनाया है जो दलदली फसलों के पुष्पों के झड़ने के प्रतिशत को कम कर सकता है ताकि दालों की उत्पादन बढ़ सके। वह कौन सा पदार्थ है? इसका राइट आंसर बताएं कि क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, रोगियों के निषेचक में किया जाता है। ओके, TIVA का पूरा नाम क्या होता है? टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। इसका उपयोग प्रायः शल्य चिकित्सकों द्वारा रोगियों के निषेचक में किया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ज्ञान को कहा जाता है, नॉलेज को।
अक्सर ज्ञान को सच्चा न्यायोचित विश्वास, है ना, ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ज्ञान ही सच्चा न्यायोचित विश्वास है। अतः हम केवल इस बात पर जोर दे सकते हैं कि एक विश्वास एक ज्ञान है, यदि उसे उचित ठहराया जा सके तो यह सच हो सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञान जो हमें विद्यालय से मिलता है वो क्या कहलाता है? वह ज्ञान जो है वो क्या कहलाता है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, अर्थगत स्मृति। ऑप्शन बी। ओके, वो ज्ञान जो हमें विद्यालय से मिलता है वह अर्थगत स्मृति कहलाता है, क्योंकि अर्थगत स्मृति वह है जो मनुष्य को उसकी बाल्यावस्था में विभिन्न तथ्यों को स्मरण करने में सहायक करती है, और अतः यह स्मृति विद्यालय में प्राप्त ज्ञान से भी संबंधित है। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन है, सूचनाओं के प्रक्रमण के समय व्यक्ति के मस्तिष्क में जो मानसिक क्रिया चलती है उसे क्या कहते हैं? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चिंतन बोलते हैं, यानी इसका जो होगा वो चिंतन होना चाहिए। ऑप्शन सी। ओके, चिंतन, थिंकिंग। सूचनाओं के प्रकरण के समय व्यक्ति के मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक क्रिया को चिंतन कहते हैं, थिंकिंग कहते हैं, और यह वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी बात के बारे में सतर्कता पूर्वक विचार करता है तथा विभिन्न संदर्भों के परस्पर संबंधों को जोड़ते हुए किसी तथ्य पर अपनी समझ बनाता है। तो इसे ध्यान रखना होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पौधे को उगाने में, अनाज के भंडारण के लिए, सब्जियों के भंडारण के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा? तो यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है पॉली हाउस को समझाने के लिए कि पॉली हाउस होता क्या है। तो पौधे को उगाने के लिए पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको कि पॉली हाउस पॉलिथीन द्वारा निर्मित एक सुरक्षात्मक छाया है जिसका उपयोग उच्च उपयोगिता के कृषि उत्पादकों के उत्पादन में किया जाता है। पॉली हाउस में उत्पादित फसलें तेज गर्मी, धूप, ओले, तेज हवा आदि से सुरक्षित रहती है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन किससे निकलता है? किससे निकाला जाता है? इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन ए खरगोश से अंगोरा ऊन निकाला जाता है, खरगोश। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है, तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 का सी, ससक की एक प्रजाति है। ओके, ससक की एक प्रजाति है, उसे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को बताएं क्या कहते हैं? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं इसको। समुद्री प्रकृति में बहुत से जीव एवं कीट स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्राणियों द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की इस क्षमता को जीव दीप्ति कहते हैं, और इन जीवों के शरीर में फोटोफोर नामक अंगों में एंजाइम एवं एक प्रकाश उत्पादक तत्व के मध्य जैव रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यह प्रकाश उत्पन्न होता है। जीवों द्वारा उत्पन्न यह प्रकाश ऊष्मा रहित होता है, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें ऊष्मा होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ, इसके लिए आवश्यक क्या है? तो आवश्यक क्या है, इसका राइट आंसर बताएं। 15 का ऑप्शन डी होगा कि अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी की आवश्यकता होती है हरित क्रांति में। ठीक है, उन्नत बीजों का प्रयोग होता है। हरित क्रांति का संबंध फसल उत्पादन से है। इसमें अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीजों जैसे अधिक उर्वरक और अधिक पानी के उपयोग से
फसल उत्पादन में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड ने किया। तो आपको ये वर्ड याद रखना होगा कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो डॉक्टर विलियम गॉड। और वो कहाँ के कृषि वैज्ञानिक है, तो अमेरिका के। नॉर्मल ई बोरलॉग के प्रोत्साहन तथा प्रेरणा तथा श्रीमती इंदिरा गांधी, सी सुब्रमण्यम, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इत्यादि के प्रयास से भारत में किसानों के उच्च उत्पादक किस्म उपलब्ध कराने के लिए यह कार्यक्रम अस्तित्व में आया। कब आया, तो 1966-67। ओके, तो इसे आपको याद रखना होगा। और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जैसे हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से। ओके, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे है, तो दूध और उसके उत्पादन से। पीत क्रांति किससे संबंधित है, तो तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति तो मत्स्य एवं एक्वाकल्चर से। ओके, तो इसे ध्यान रखना है और याद कर लेना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा है? कौन सा पादप है जिसका प्रयोग हरित क्रांति में किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, मैक्सिकन गेहूं का प्रयोग किया गया था। ओके, भारत में 1970 के दशक में उच्च उत्पादक बीज प्रजातियों, उर्वरकों एवं सिंचाई के उपयोग से कृषिगत उत्पादक में वृद्धि हुई को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है और इसका श्रेय नॉर्मन बोरलॉग तथा एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। और इसमें जो गेहूं की जो प्रजाति का प्रयोग किया गया था वो मैक्सिकन प्रजाति का था, गेहूं था। ओके, और जिसे बोरलॉग के मैक्सिको इसे अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, धान के पौधे उगाने की डेपॉग विधि विकसित हुई, किस देश में विकसित हुई बताए? ऑप्शन डी, फिलीपींस में विकसित हुई है। फिलीपींस में विकसित हुई है। 18 नंबर क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म थी, तो कौन सी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा, 18 का बी, जया इसका राइट आंसर होगा, जया। और ये भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म है, जया। भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म जया थी, जो चावल अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित की गई थी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? स्टिमुलेशन ग्रहण करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पर्ण ग्रहण करता है। ओके, फूल बनने के उद्दीपन के लिए पर्ण ग्रहण करता है। पौधे में फूल बनने का उद्दीपन पत्तियों द्वारा यानी पत्तियों या पर्ण द्वारा ग्रहण की जाती है, तो इसे ध्यान रखना है। और ये 20 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है, इसमें से कौन सी मछली है? तो हिल्सा है, लेबियो है, गैबुसिया है, मिस्टन्स है। तो इसका राइट आंसर बताएं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, गैबुसिया। गैबुसिया मछली, ये गैबुसिया मछली। ओके, गैबुसिया ताजे पानी की मछली की एक प्रजाति है। ये मुख्यतः मैक्सिको की खाड़ी की एक जल विभाजक में पाई जाती है, जहाँ पे दो नदी और जो दो खाड़ी हैं, दोनों का जल अलग अलग है, तो वहां पे यह गैबुसिया मछली पाई जाती है। गैबुसिया फिश एक ऐसी मछली है जो तालाबों एवं कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है। मच्छर के अंडे एवं लार्वे के अलावा इसका भोजन पानी में जमने वाली काई और पानी में मरे जीव, हाइड्रिला पौधे आदि है। ओके, तो इसे ध्यान रखना होगा। 3-5 सेंटीमीटर लंबी यह मछली मच्छर के अंडे एवं लार्वा को चट करके लोगों को डेंगू एवं मलेरिया जैसे घातक बीमारियों से बचाने में मददगार होता है। कौन सा? तो गैबुसिया मच्छी, ये जो है मछली, गैबुसिया मछली। ओके, तो इसे ध्यान रखना है। और ये आज इस सेशन का लास्ट वीडियो था, लास्ट क्वेश्चन था।
तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो 7 नंबर टेस्ट होगा। ओके, ओके, थैंक यू।